हमारे हीरो को एक ऐसी दुनिया में फेंक दिया गया है जहां औरतें ताकतवर हैं और हुकूमत करती हैं, जबकि मर्द कमजोर और दबे कुचले हैं। यहाँ लड़कियां जो चाहे वो छीन लेती है, लड़कों के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है और ना तो सुनना ही नहीं चाहती। झांग हाओ पूरी कोशिश करता है कि अपनी मर्दांगी बचाए रखे, पर जब आपकी सौतेली बहन बिजली की तरह कयामत हो और उस पर उसे आप पर क्रश भी हो तो मामला थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। और मुसीबत तब और बढ़ जाती है जब वो स्कूल पहुंचता है। वहां की लड़कियां तो उसके पीछे पागल है। ऐसा लगता है जैसे सबको उससे बस एक ही चीज चाहिए, पर उसने भी ठान लिया है कि वो अपनी इज्जत बचाकर रहेगा। आपको लगा होगा कि ऑफिस में शायद कुछ अलग होगा। जी नहीं, उसकी लेडी बॉस भी बाकी सब जैसी ही है। वो सब उसे इसलिए चाहती है क्योंकि वो दूसरों जैसा नहीं है। इस औरतों वाली दुनिया में वो सबसे मर्दाना मर्द है। जिस देवी ने हमारे हीरो को इस मुसीबत में डाला था, वो उसे बस एक बात बताती है, अगर उसे वापस अपनी दुनिया यानी धरती पर जाना है तो उसे इस खतरनाक नारीवादी दुनिया में एक असली मर्द बनकर दिखाना होगा। सुनने में तो आसान लगता है, पर दिक्कत यह है कि यहाँ मर्दानगी नाम की चीज लगभग खत्म हो चुकी है। अब उसका मिशन है इस उल्टी दुनिया को बदलना और सबको ये दिखाना कि एक असली मर्द की ठसक क्या होती है। रही बात हमारे हीरो की, तो पहले वो बस एक मामूली सा ऑफिस कर्मचारी था जिसे हर कोई दबा देता था। एक रात काम के बाद उसने आसमान में एक चमकता हुआ खूनी चांद देखा और बस अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसकी आंख खुली तो वो एक बिल्कुल अलग जगह पर था, और हद तो तब हो गई जब उसने देखा कि उसने गुलाबी रंग के पायजामे पहने हुए हैं और वो किसी चॉकलेटी बॉय जैसा लग रहा है। अभी वो ये समझने की कोशिश ही कर रहा था कि वो कौन है और ये सब क्या हो रहा है, तभी अचानक दरवाजा धड़धड़ाते हुए खुलता है। एक आदमी जो शायद उसका बाप है अंदर आता है और उसे जल्दी तैयार होने को कहता है। उन्हें ईलोंग नाम के एक दोस्त के साथ शॉपिंग पर जाना है। ये नाम सुनते ही हीरो के कान खड़े हो जाते हैं। उसे याद आता है कि ईलोंग तो तगड़ी बॉडी और टैटू वाला एक खूंखार पहलवान हुआ करता था। डर के मारे वो फौरन पायजामे उतारता है और बाहर भागता है क्योंकि वो उस पहलवान को इंतजार नहीं कराना चाहता। पर जैसे ही वो ईलोंग के पास पहुंचता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने खड़ा आदमी अब मर्द जैसा लग ही नहीं रहा था। वो तो हाउ से भी ज्यादा नाजुक कली बना हुआ था। जब उसके पिता उन दोनों को साथ देखते हैं तो वो ईलोंग की तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। कहते हैं कि एक संस्कारी लड़के को ऐसा ही होना चाहिए। तभी झांग हाओ इंटरनेट खंगालता है और उसे असली कड़वी सच्चाई का पता चलता है। इतिहास की किताबों में सिर्फ औरतों की जीत के किस्से भरे थे, जबकि मर्दों को सिर्फ घर संभालने के लायक समझा जाता था। इस दुनिया में मर्दों का शरीर औरतों जितना मजबूत नहीं है और ना ही उनमें ज्यादा झेलने की ताकत है। मर्दों का काम है बच्चे पालना और औरतें बाहर के सारे भारी काम करती है। पता नहीं क्यों, पर औरतों को मर्दों से ज्यादा अहमियत मिलने की वजह से उनकी आबादी में भी बड़ा फर्क आ गया है। यहाँ मर्दों को छोटे बच्चों की तरह पाला जाता है। बड़े होने पर वो औरतों वाले शौक पाल लेते हैं, जैसे मेकअप करना, और साथ ही उन्हें उन गुंडी लड़कियों से भी बचना पड़ता है जो उन पर बुरी नजर रखती है। झांग हाओ को इस नई दुनिया में आए अभी कुछ ही घंटे हुए थे और उसका दिमाग चकरा गया। उसे अब ये सब और बर्दाश्त नहीं था। वो अपने दोस्त ईलोंग को साथ लेता है और कहता है कि अब हम अपनी खोई हुई मर्दांगी वापस लेकर आएंगे। ईलोंग को लगता है कि उसके दोस्त का दिमाग सटक गया है, पर फिर भी वो उसके साथ चल पड़ता है। जब वो एक टैटू की दुकान पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां सिर्फ लड़कियां हैं। वो सब इन दोनों को ऐसे देख रही थी जैसे इन लड़कों ने अपने कोमल बदन पर टैटू बनवाकर कोई बड़ा पाप कर दिया हो। झांग हाओ का सब्र अब जवाब दे गया। वो ये साबित करने के लिए एक फोटो खींचने की कोशिश करता है कि वो एक असली मर्द है। जैसे ही वो अपने शरीर का थोड़ा सा हिस्सा दिखाता है, आसपास की सारी लड़कियां पागल हो जाती हैं और एक्साइटमेंट में शोर मचाने लगती है। जब वो घर लौटता है तो उसे एहसास होता है कि उसका अपना घर भी इस अजूबे से अछूता नहीं है। उसकी बहन झांग कियान साक्षात अप्सरा है। वो खुद सोच में पड़ जाता है कि इतनी सुंदर लड़की उसके घर में क्या कर रही है। तभी उसे याद आता है कि उसके पिता की नई पत्नी की एक बड़ी बेटी भी है। वो फौरन अपने ख्यालों को झटकता है। हाओ जी मजाक में कहती है कि उसका भाई थोड़ा शर्मीला है, पर वो उसे जिस अजीब नजर से देख रही थी उससे हाओ को घबराहट होने लगती है। जब वो अपने कमरे में लौटता है तो उसे लगता है कि आज का दिन बहुत ही थका देने वाला था। उसे अच्छे कपड़े पहनाए गए, जबरदस्ती मेकअप थोपा गया, गुंडियों ने परेशान किया और ऊपर से उसके पिता और ईलोंग दोनों बिल्कुल जनाना बन चुके थे। वो गुस्से में पैर पटकने लगता है, पर इससे पहले कि वो शांत हो पाता, उसकी सौतेली बहन कमरे में घुस आती है। वो उसे काबू में करने के लिए बिस्तर पर धकेल देती है और उसे जोर से गले लगा लेती है। उसके गले लगकर झांग हाओ को लगता है कि भले ही ये दुनिया उल्टी पुल्टी है, पर इसके अपने ही कुछ मजे हैं। रात को जब वो चैन की नींद सो रहा होता है, उसे धीमी आवाज में अपना नाम सुनाई देता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके कमरे में एक लड़की खड़ी है।
और वो डर के मारे चीखने लगता है। वो लड़की शांति से उसे याद करने को कहती है, क्योंकि वही उसे यहाँ लेकर आई है। झांग हाओ को अचानक याद आता है कि ये वही खूनी चांद वाली आवाज है। वो झट से उसके करीब जाता है और सवाल करता है कि वो उसे इस अजीब दुनिया में क्यों लाई है। वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन गॉडेस ऑफ द ब्लड मून के रूप में देती है और कहती है कि उसने बस वही किया जो वो चाहता था। हाओ ने कभी कहा था कि उसे अपनी वर्जिनिटी खत्म करनी है, पर वो कर नहीं पा रहा, इसलिए देवी उसे यहाँ ले आई, जहाँ उसकी ये समस्या चुटकियों में हल हो सकती है। वो इशारा करती है कि इस दुनिया में बहुत सी लड़कियां पहले से ही उसे पसंद करती है। झांग हाओ घबराने लगता है, पर देवी अपनी बात जारी रखती है। वो कहती है कि वो अपनी दुनिया में वापस जा सकता है, लेकिन तभी जब वो एक काम पूरा कर दे। अपनी पुरानी जिंदगी में वो हमेशा डींगे मारता था कि वो एक असली मर्द है। उसने हमेशा सिर्फ बाहरी खूबसूरती देखी थी, खुद को कभी बेहतर बनाने की कोशिश नहीं की। एक असली मर्द को मेहनत करना आना चाहिए। ऐसा थोड़े ही है कि एक मर्द अपने हाथों से पानी का नल तक नहीं खोल सकता। तो अब इस दुनिया में जहां औरतें हावी हैं, उसे सच में एक असली मर्द बनकर दिखाना होगा, तभी वापस जाने का रास्ता खुलेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसे इसी दुनिया के रंग में रंगना होगा। ये बात झांग हाओ को मंजूर नहीं थी, पर इससे पहले कि वो बहस करता, देवी गायब हो गई और उसे ढेरों सवालों के साथ अकेला छोड़ दिया। वो सोचने लगा कि आखिर असली मर्द बनने का मतलब क्या है और उसे करना क्या होगा। अगली सुबह जब वो सोकर उठा तो उसे लगा कि शायद ये सब कोई अजीब सा सपना था, पर जब उसने अपने कमरे में उस देवी का स्कार्फ पड़ा देखा तो उसे समझ आ गया कि मिशन असली है और उसे ये पूरा करना ही होगा। वो सोचने लगा कि इस औरतों के राज वाली दुनिया में असली मर्द का क्या वजूद है। उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। उसे बस एक बात का यकीन था कि फिलहाल तो वो खुद भी थोड़ा जनाना ही लग रहा है, तो मिशन चाहे जो भी हो, उसे चुनौतियों का सामना करने के लिए इस नई दुनिया को और करीब से समझना होगा। बाद में वो एक बायोलॉजी की किताब खोलता है ताकि देख सके कि यहाँ इश्क मुश्क का चक्कर कैसे चलता है। उसे एहसास होता है कि यहाँ औरतें इतनी ज्यादा ताकतवर हैं कि मर्दों के पास उनके आगे झुकने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। झांग हाओ को ये गुलामी कतई पसंद नहीं आई। वो अपनी उसी दुनिया में वापस जाना चाहता है जहाँ सब कुछ नॉर्मल था। साथ ही वो उस रात हुई अजीब एस्ट्रोनॉमिकल घटना ब्लड मून पर भी अपनी रिसर्च शुरू करना चाहता है। हो सकता है कि ये सब सिर्फ किसी चुंबकीय गड़बड़ी की वजह से हुआ हो, पर इसके लिए वो सिर्फ खुद पर भरोसा कर सकता था। उसे गहराई से छानबीन करनी होगी और शायद वो किसी एक्सपर्ट की मदद भी ले सके। पर दिक्कत यह है कि वो अभी सिर्फ एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है जिसकी जेब खाली है। किसी एक्सपर्ट को पैसे देने की औकात अभी उसकी नहीं है। फिलहाल उसके पास एक ही रास्ता है, पहले थोड़े पैसों का जुगाड़ करना। जब वो अपने कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसकी सौतेली बहन किचन में खड़ी है। कुछ सेकंड के लिए तो वो बस टकटकी लगाकर उसे देखता ही रह जाता है। तैयार होते वक्त झांग हाओ को एहसास होता है कि उसका चेहरा वाकई काफी हैंडसम है। बस थोड़े से फीचर्स कोमल या लड़कियों जैसे हैं, पर फिर भी वो जैसा दिख रहा है उसे पसंद आ रहा है। इस नई दुनिया में ये उसका स्कूल का पहला दिन है। जब वो घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसकी सौतेली माँ उसके पिता के साथ सरेआम छेड़खानी कर रही है, जबकि उसकी बहन किनशिन दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही है। अपने बाप के लिए झांग हाओ के मन में जो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी वो भी धुआं हो गई। वो फौरन वहां से निकल गया, क्योंकि वो एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहता था। उसने सोचा था कि वो जनाना जिंदगी को पीछे छोड़ देगा, पर ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही वो अपने बेस्ट फ्रेंड इलोंग से मिला, उसने देखा कि इलोंग तो पूरी तरह से शर्मीली दुल्हन बना हुआ है। इलोंग अपनी नई लिपस्टिक के बारे में बतिया रहा था, जो इस साल का नया ट्रेंड था। झांग हाओ उसे थोड़ा तमीज और मर्दों की तरह रहने को कहता है, पर तभी उसे एहसास होता है कि उसकी बातों से इलोंग का दिल दुख गया है। वो फौरन बात संभालता है और कहता है कि उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो तो बस एक असली मर्द बनना चाहता है। इलोंग को तो असली मर्द का मतलब तक समझ नहीं आता, पर इससे पहले कि वो कुछ और पूछता, इलोंग को कुछ अजीब दिखता है। वो झांग हाओ को आगाह करता है कि उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि कुछ थरकी लड़कियां उन्हें ताड़ रही है। और वाकई एक मोटी सी लड़की खंभे के पीछे छिपकर बड़ी बड़ी आंखों से लड़कों को घूर रही थी। झांग हाओ को ये सब बड़ा मजाकिया लगता है। उसे लगता है कि इलोंग कुछ ज्यादा ही डर रहा है। वो कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, हम दोनों जवान मर्द हैं, हमें एक खंभे के पीछे छिपी लड़की से डरने की जरूरत नहीं है। पर इलोंग उसकी बात नहीं मानता। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वो झांग हाओ का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगता है। इससे पहले कि हाओ कुछ कह पाता, वो थरकी लड़की उनकी तरफ एक कदम और बढ़ाती है और इलोंग सरपट भाग पड़ता है। वो इतनी तेज भागता है कि हाओ की सांस फूल जाती है। जब वो काफी दूर निकल जाते हैं, तब जाकर कहीं अपनी सांसें काबू में करते हैं। इलोंग परेशान है कि कहीं उसका मेकअप खराब ना हो गया हो, पर झांग हाओ का ध्यान कहीं और ही है। वो एलिसन के बिजनेस स्कूल में पढ़ रहा है
जहाँ आसपास की सारी लड़कियां मजबूत हैं और स्पोर्ट्स जैसे भारी काम करती है। वो सोचता है कि उसका परिवार काफी अमीर होगा, क्योंकि ये स्कूल काफी महंगा लग रहा है और यहाँ रईस खानदान के बच्चे पढ़ते हैं। झांग हाओ अपनी क्लास के माहौल को समझने की कोशिश करता है और देखता है कि ये दुनिया वाकई कितनी अलग है। यहाँ मर्द इतने कमजोर हैं कि खुद पानी की बोतल तक नहीं खोल पाते। वो लड़कियों के सामने हाथ फैलाते हैं और लड़कियां बड़ी आसानी से बिना किसी मेहनत के बोतल खोल देती हैं। झांग हाओ को ये बात हजम नहीं होती। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है और कहता है कि वो बोतल खोल देगा। वो बोतल पकड़ता है और खुद को साबित करने के लिए पूरा जोर लगा देता है, पर चाहे वो कितना भी हाथ पैर मार ले, बोतल का ढक्कन टस से मस नहीं होता। आखिर में अपनी बेइज्जती महसूस करते हुए वो बोतल वापस उस लड़की को दे देता है और अपनी हार मान लेता है। ये शर्मिंदगी तो बस शुरुआत थी। जैसे ही लड़कियों ने उसे संघर्ष करते देखा, वहां भीड़ जमा हो गई। वो सब उसे घेर लेती है और मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उनकी बोतल भी खोल कर दिखाए और बदले में वो उससे बात करने का मौका देंगी। झांग हाओ का दम घुटने लगता है। वो चिढ़कर जमीन पर बैठ जाता है, जबकि लड़कियां उसके और करीब आने लगती है। तभी ईलोंग भागकर उसके पास आता है। वो हाथ हिलाकर सबको पीछे हटाता है और कहता है कि झांग हाओ को अकेला छोड़ दो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे खुली हवा चाहिए। भीड़ धीरे धीरे हटने लगती है, पर हाओ का ध्यान इन सब पर नहीं है। उसका दिमाग तो कहीं और ही चल रहा है। वो बस यही सोच रहा है कि एक असली मर्द बनने की राह में उसने कितनी तरक्की की है। फिलहाल तो इसका जवाब है बिल्कुल 0। झांग हाओ को थोड़ा अकेलापन चाहिए था, इसलिए वो अकेला ही बाथरूम की तरफ निकल पड़ा। पर ईलोंग पीछे से चिल्लाया और साथ चलने की जिद करने लगा। झांग हाओ चिढ़कर तेज कदमों से आगे बढ़ गया। उसे लगा कि अब बाथरूम जाने के लिए भी क्या उसे किसी बॉडीगार्ड की जरूरत है, पर जैसा कि अक्सर होता है, ईलोंग की बात सही निकली। जैसे ही झांग हाओ बाथरूम में घुसा, लड़कियों का एक ग्रुप उसके पीछे पीछे अंदर आ गया और उसे तंग करने लगा। उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसकी खूबसूरती पर जोर जोर से कमेंट्स करने लगी। झांग हाओ खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उनकी एक एक बात उसे और भी अनकंफर्टेबल कर रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि अब बस बहुत हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो अपना मिशन कभी पूरा नहीं कर पाएगा। वो जानता था कि वो दिखने में तो बड़ा क्यूट है, पर इस दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए वो अभी बहुत कमजोर है। झांग हाओ ने तय किया कि उसे ट्रेनिंग शुरू करनी होगी, इसलिए वो कुंफू क्लासेस ढूंढने लगा। उसने सोचा कि अभी के लिए थोड़ी बॉडी बनाना ही सही रहेगा। वो पूरे जोश में था और पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपनी अगली चाल सोच ही रहा था कि तभी उसे महसूस हुआ कि कोई लड़की दबे पाव उसके पीछे आकर खड़ी हो गई है। ये उसकी क्लासमेट युवान थी, जो हमेशा उसके बगल में बैठती है। झांग हाओ बुरी तरह डर गया। उसने कहा कि ऐसे अचानक पीछे से आकर लोगों को डराया मत करो, पर वो हंसते हुए बोली कि तुम अपनी पढ़ाई में इतने खोए हुए थे कि तुम्हें मेरे आने की आहट तक नहीं मिली। फिर युवान ने अपना सिर झुकाया और शरारत से पूछा, क्या किसी ऐसी लड़की को मैसेज कर रहे हो जिसे तुम पसंद करते हो? हाओ कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो उसके चेहरे के एकदम करीब आ गई। झांग हाओ शर्म से लाल हो गया और उसने फौरन उसे पीछे हटने को कहा, पर युवान ने पीछे हटने के बजाय उसका हाथ पकड़ लिया। वो बोली, तुम्हारे हाथ कितने नरम और रेशमी हैं। झांग हाओ के तो पसीने छूट गए। सब जानते हैं कि इस दुनिया में औरतें बहुत बेबाक हैं। वो किसी मर्द का हाथ ऐसे पकड़ लेती है जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। झांग हाओ ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और उसे थोड़ी तमीज और मर्यादा में रहने को कहा। उसकी बातों से युवान का दिल दुख गया और वो उसे उदास नजरों से देखने लगी। वो बोली कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, थोड़े बदल गए हो। पर हाओ को पता था कि वो तो वैसा ही है, बस दुनिया बदल गई है। युवान ने माहौल हल्का करने के लिए कहा कि अगर तुम थक गए हो तो मैं तुम्हें मसाज दे देती हूँ। झांग हाओ घबरा गया और उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, पर तभी उसे एहसास हुआ कि वो लड़की वाकई कितनी मजबूत है। उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसका मुकाबला कर सके, और इस बात ने उसे और भी छोटा महसूस कराया। वो जूझ ही रहा था कि किस्मत से क्लास का दरवाजा खुला। इंग्लिश टीचर मिसेज मा अंदर आई और सबको अपनी अपनी सीट पर बैठने को कहा। झांग हाओ ने चैन की सांस ली और अपनी किताब खोली। पन्ने पलटते ही वो हैरान रह गया। उसे सब कुछ एकदम साफ साफ समझ आ रहा था। वो काफी समय से स्कूल नहीं गया था और इस दुनिया में आने से पहले इंग्लिश में उसका हाथ तंग था, पर यहाँ किताब की बातें उसे बच्चों के खेल जैसी लग रही थी। यहाँ आने के बाद पहली बार झांग हाओ को लगा कि इस लेडीज स्पेशल दुनिया में रहने का कोई तो फायदा मिला। अब वो खुद को होशियार समझ रहा था और उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया ताकि टीचर उसे सवाल पूछने के लिए चुने। वो सबको अपनी काबिलियत दिखाना चाहता था और ये साबित करना चाहता था कि वो बेकार नहीं है। पर जब उसकी बोलने की बारी आई तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे।
यहाँ तक कि प्रोफेसर भी रुक गए और बोले कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम्हें स्कूल की नर्स के पास जाना चाहिए। झांग हाओ ने चारों तरफ देखा, पूरी क्लास उसे ही ताक रही थी। सबकी नजरें उस पर गड़ी थी और उसे घुटन महसूस होने लगी। लड़कियां आपस में कानाफूसी करने लगी कि ये आज कितना अजीब बर्ताव कर रहा है। उनकी बातें सुनकर उसे और भी शर्म आने लगी। उसने अपना सिर झुका लिया और सोचने लगा कि काश धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए, या फिर बस उसकी नींद खुल जाए और वो अपने घर पहुंच जाए। बाद में जब वो और ईलोंग साथ चल रहे थे तो ईलोंग ने टोका कि तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। झांग हाओ ने बहाना बनाया कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, पर सच तो ये था कि वो इन लड़कियों से परेशान हो चुका था। वो हर वक्त उससे चिपकी रहती थी और कभी कभी तो कॉरिडोर में चलते हुए उसे गलत तरीके से छूने की भी कोशिश करती थी। ऊपर से कुछ बैकबेंचर लड़के जो उतने हैंडसम नहीं थे, वो जलन के मारे हाओ को फंसाने की कोशिश करते रहते थे। झांग हाओ के लिए स्कूल जाना अब किसी टॉर्चर से कम नहीं था। वो बस घर पर ही दुबक कर रहना चाहता था। तभी चलते चलते एक लड़की उसके सामने आई और बोली कि उसे कुछ कन्फेस करना है। उसने एक तोहफा दिया और कहा कि वो उसे काफी समय से पसंद करती है और अब उसके साथ डेट पर जाना चाहती है। झांग हाओ को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यहाँ की लड़कियां लड़कों की तरह इतनी हिम्मत वाली कैसे हैं कि खुद आकर प्रपोज कर रही है। उसने बड़ी विनम्रता से उसे मना कर दिया। ईलोंग को तो समझ ही नहीं आया कि हाओ ने इतना अच्छा ऑफर ठुकरा कैसे दिया। बाद में जब वो खाने की बात कर रहे थे तो हाओ ने एक और अजीब चीज देखी। वहाँ बाकी लड़के चिड़िया जितना खाना खा रहे थे। ईलोंग ने बताया कि लड़के हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। उसने तो बिना चावल के सिर्फ ककड़ी ऑर्डर की, ये कहते हुए कि वो डाइटिंग पर है। झांग हाओ को समझ नहीं आया कि मर्द ऐसे भूखे प्यासे कैसे रह सकते हैं। चूंकि उसे बॉडी बनानी थी और ताकतवर बनना था, इसलिए उसने भरपेट खाने का फैसला किया। जब उसने कैंटीन वाली आंटी से पूरे रोब के साथ पॉक और राइस की सबसे बड़ी प्लेट मांगी तो ईलोंग घबरा गया। उसने वार्निंग दी कि तुम मोटे हो जाओगे, पर हाओ के लिए ये ताकतवर बनने की तरफ उसका पहला कदम था। आसपास के लड़के फुसफुसाने लगे कि हाओ तो जल्दी ही मोटा और बदसूरत हो जाएगा, जबकि कुछ गुंडे टाइप लड़के दूर से उसका मजाक उड़ाने की फिराक में थे। झांग हाओ किसी आम लड़के की तरह बिना किसी तामझाम के खाना खाने लगा। ईलोंग उसे फटी आंखों से देखता रह गया कि उसके दोस्त को आखिर हो क्या गया है। तभी 5वीं क्लास का लियू फेंग उसके पास आया। हाओ ने उसे पहचाना नहीं तो फेंग ने याद दिलाया कि वो दोनों एक ही क्लास में हैं। वो पूछने लगा कि हाओ अचानक इतना मोटा कैसे दिखने लगा है। वो खुद को हाओ की टक्कर का पॉपुलर लड़का दिखाने की कोशिश कर रहा था। फेंग अपनी तारीफों के पुल बांधने लगा और फिर मुस्कुराते हुए बोला कि हाओ तुम बड़े चिपचिपे लग रहे हो। हाओ का दिमाग सटक गया। उसने पलटकर जवाब दिया कि अपनी आंखें जाकर चेक कराओ, मैं बिल्कुल फिट हूँ। उसने फेंग को एक दो खरी खोटी और सुनाई, जिससे फेंग मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा। देखते ही देखते लड़कियां फेंग को चुप कराने के लिए दौड़ पड़ी और झांग हाओ को बुरा लड़का कहने लगी। फेंग मन ही मन खुश था कि लड़कियां उसकी तरफदारी कर रही हैं, पर तभी एक निडर लड़की आगे आई। उसने ऐलान किया कि फेंग को उसके प्यारे झांग हाओ को अकेला छोड़ देना चाहिए। हाओ जो चाहे खा सकता है, किसी को उस पर रोक लगाने का कोई हक नहीं है। हाओ को लगा कि चलो एक और आफत उसकी जिंदगी में आ गई, पर फेंग वहां से हिलने को तैयार नहीं था। तो आखिर में झांग हाओ ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े रौब से कहा, ये शेर खाना खा रहा है, शांति से यहाँ से दफा हो जाओ। ये शब्द किसी बिजली की कड़ाहट की तरह मेज पर गूंजे। ईलोंग तो झटके से अपनी सीट से गिरते गिरते बचा। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका सीधा साधा दोस्त किसी लड़के से इतनी कड़ाई से बात कर सकता है, पर वो बैंगनी बालों वाली लड़की तो हाओ की दीवानी हो गई। उसे लगा कि हाओ अब और भी ज्यादा हॉट लग रहा है। खैर, फेंग पैर पटकते हुए अपनी दुश्मन लड़कियों की टोली के साथ वहां से चला गया। उसके चेले उसे दिलासा देने लगे कि तुम हाओ से कहीं ज्यादा पॉपुलर हो और वो तो मोटा होने वाला है। दूसरी तरफ झांग हाओ ने उस बैंगनी बालों वाली लड़की की तरफ देखा। वो दिखने में तो नेक लग रही थी, पर हाओ को नहीं पता था कि वो है कौन। उसने ईलोंग से पूछा तो ईलोंग ने बताया कि उसका नाम झाओ लिंग है। वो कॉलेज की बास्केटबॉल टीम की सीनियर कैप्टन है और क्लास में उसके बगल में ही बैठती है। हाओ को एक बात समझ आई, उसके आसपास की हर सीट पर कोई ना कोई पावरफुल लड़की ही बैठी है। झाओ लिंग ईलोंग की तरफ झुकी और पूछा कि क्या उसने वो गेम खेला जो उसने उसे दिया था। ईलोंग ने शर्माते हुए कहा कि वो उसके लिए बहुत मुश्किल था और वो उसे ढंग से खेल नहीं पाया। झांग हाओ बीच में ही बोल पड़ा, जिसे सुनकर सब चौंक गए। उसने कहा, वही 5 बनाम 5 वाला टावर तोड़ने वाला गेम ना। ईलोंग के हाथ से तो चॉपस्टिक ही गिर गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि हाओ ने वो गेम खेला है, क्योंकि पिछली बार तो उसने साफ कह दिया था कि उसे इन लड़कियों वाले गेम्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाओ रुककर सोचने लगा, इस उल्टी दुनिया में जाहिर है कि ऐसे गेम्स भी होंगे और वो लड़कियों के बीच काफी मशहूर भी होंगे। झाओ लिंग ने उसे हिम्मत दी कि वो इस गेम में अपना हाथ आजमाए।
भले ही इस गेम के टॉप लेवल पर कोई मर्द खिलाड़ी ना हो। झांग हाओ ने अपना खाना खत्म किया, खड़ा हुआ और बड़ी बेफिक्री से बोला कि उसने गेम चेक किया है और वो ठीक ठाक है, पर अब वो क्लास में जाना चाहता है। वो बिना झाओ लिंग को थैंक यू बोले ही वहां से निकल गया। उसकी इस बेरुखी को छिपाने के लिए ईलोंग ने फौरन बात संभाली, जबकि झाओ लिंग मन ही मन सोच रही थी कि ये लड़का आखिर कब उसके प्यार को समझेगा। बाद में क्लास में झांग हाओ चुपचाप बैठा सब कड़ियों को जोड़ने लगा। उसने सोचा कि अगर इस गेम में कोई बड़ा मेल प्लेयर नहीं है तो इसका मतलब उसकी दुनिया के धुरंधर खिलाड़ी यहाँ नहीं है। बस यहीं से उसके दिमाग में एक नया प्लान आया। उसने तय किया कि वो उन खिलाड़ियों से खुद जाकर मिलेगा। पर तभी उसके मन में वही बड़ा सवाल उठा, इस अजीब और उल्टी दुनिया में एक असली मर्द होने का आखिर मतलब क्या है। हाओ की नजर खिड़की के पास बैठी एक अकेली लड़की पर पड़ी जो चुपचाप अपने आप में ही खोई हुई थी। जब ईलोंग ने अपना फोन छोड़ा तो उसने बताया कि वो मीन युहुआ है, नई ट्रांसफर स्टूडेंट। झांग हाओ ने सीधे पूछ लिया कि क्या ईलोंग को उससे प्यार हो गया है। ईलोंग जिस तरह हड़बड़ाया, हाओ समझ गया कि तीर निशाने पर लगा है। ईलोंग हकलाते हुए बोला कि युहुआ किसी से बात करना पसंद नहीं करती, पर फिर उसने माना कि वो दिखने में काफी प्यारी है। हाओ के लिए इतना इशारा काफी था। उसे पूरा यकीन हो गया कि ईलोंग प्यार में लट्टू है। ये सोचते ही हाओ खड़ा हो गया और बोला कि ईलोंग को उससे बात करनी ही चाहिए। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ युहुआ के डेस्क पर पहुंच गया और बोला कि ईलोंग को अब अपनी बात रखनी ही होगी। ईलोंग ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर तब तक देर हो चुकी थी। झांग हाओ युहुआ के सामने था और मुस्कुराकर अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था। युहुआ ने धीरे से कहा कि वो अभी अभी यहाँ आई है। हाओ को तुरंत महसूस हुआ कि उसमें कुछ तो अलग है। इस दुनिया की बाकी लड़कियों की तरह वो हाओ पर मर नहीं रही थी, बल्कि वो थोड़ी सहमी हुई और अपने ख्यालों में खोई हुई लग रही थी। हाओ ने ईलोंग को मिलवाया, पर ईलोंग घबराहट में बोला कि युहुआ शायद बात नहीं करना चाहती। वो अपनी बातों में उलझ गया और हाओ को वहां से ले जाने की जिद करने लगा। पर झांग हाओ इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वो थोड़ा आगे झुका और पूछा कि क्या वो इंग्लिश की किताब पढ़ रही है या फिर उसे उनसे बात करने का मन नहीं है। युहुआ ने अपनी नजरें झुकाई और बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया। उसने कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहे। झांग हाओ को फौरन समझ आ गया कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा नहीं है, वो तो बस बेचारी बहुत ज्यादा शर्मीली है। तो हाओ ने वही किया जो उसे सही लगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि उन्हें दोस्त बन जाना चाहिए। वो चाहता था कि वो इतनी सहज महसूस करे कि जब चाहे उससे बात कर सके। ये पल भले ही छोटा सा था, पर हाओ के लिए ये एक जीत थी। उसने सोचा कि असली मर्द वो होते हैं जो तब पीछे नहीं हटते जब किसी लड़की को लगे कि उसे सब कुछ अकेले ही झेलना है। तभी युआन अपनी उसी जाने पहचानी ऊंची आवाज में चिल्लाती हुई अंदर आती है और पूछताछ करने लगती है कि झांग हाओ उस नई लड़की के साथ क्या गुल खिला रहा है। झांग हाओ का तो जैसे दम ही निकल गया। युआन जरूरत से ज्यादा बोलती है, पर तभी उसे एक आइडिया आया। वो मुस्कुराया और बोला कि युआन को युहुआ की पक्की सहेली बन जाना चाहिए, ताकि वो अपनी जबरदस्त एनर्जी और मिलनसार स्वभाव से युहुआ को इस स्कूल में अकेला महसूस न होने दे। बिना देर किए उसने उन दोनों को पास किया और युआन से ये काम करने की गुजारिश की। युआन खुशी से झूम उठी और मान गई। जैसे ही झांग हाओ अपनी सीट की तरफ मुड़ा, युहुआ ने उसे एक नजर देखा। उसने दबी आवाज में उसे थैंक यू कहा। आवाज धीमी थी, पर उसमें एहसान भरा था। झांग हाओ बड़े सुकून के साथ आगे बढ़ा और पहली बार उसने खुद से एक बात मानी। शायद वो अब 50% असली मर्द बनने के करीब पहुंच चुका है और इस अजीब दुनिया से निकलने का रास्ता भी साफ हो रहा है। थोड़ी देर बाद झांग हाओ अपने कमरे में बैठा हैवी मेटल गाने सुन रहा था। उसने खुद को समझाया कि एक असली मर्द को हमेशा रॉक एंड रोल का शौकीन होना चाहिए। अचानक उसकी बहन किनशिन अंदर आई और पूछा कि वो क्या कर रहा है। झांग हाओ तो अपनी सीट से उछल ही पड़ा, क्योंकि उसने नाम मात्र के कपड़े पहने हुए थे। उसे इस हालत में देखकर हाओ एकदम सक्का गया। उसने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया कि वो बस गाने सुन रहा है। किनशिन उसके और करीब आई। उसकी चाल में एक अलग ही नजाकत थी। उसने कहा कि वो भी गाने सुनना चाहती है। झांग हाओ ने सोचा कि एक अप्सरा जैसी बहन होने के कुछ फायदे तो हैं, और उसने मन ही मन माना कि उसे ये सब बहुत पसंद आ रहा है। किनशिन बिल्कुल उसके बगल में बैठ गई, इतनी पास कि उनके शरीर एक दूसरे को छू रहे थे। उसने एक ईयरफोन अपने कान में लगाया और मजाक में कहा, लगता है तुम्हें रॉक एंड रोल बहुत पसंद है, तुम वाकई बाकी लड़कों से अलग हो। ये सुनकर हाओ को जितनी खुशी हुई वो उसे जाहिर नहीं करना चाहता था। फिर किनशिन ने एक और बात कह दी। उसने कहा कि वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। झांग हाओ तो जैसे जम ही गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे और उसे शक होने लगा कि उसकी इस नई बहन के इरादे कुछ ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उसने खुद को मनाया कि ये जरूर एक इम्तिहान है, ये देखने के लिए कि उसमें असली मर्दानगी है भी या नहीं। उसके दिमाग में एक फरिश्ता फुसफुसाया
कि एक असली मर्द को बहकावे में नहीं आना चाहिए, वरना वो पाप कर बैठेगा। पर तभी एक शैतान ने जवाब दिया। उसने तर्क दिया कि जब मौका सामने हो और एक लेडी खुद पहल कर रही हो तो मर्द को पीछे नहीं हटना चाहिए। इसमें कोई पाप नहीं है। ये अंदरूनी जंग उसके दिमाग में चलती रही, यहाँ तक कि झांग हाओ ने आखिरकार किन शिन को पीछे धकेल ही दिया। पर ऐसा करने के चक्कर में उसका पैर फिसला और वो सीधे उसके ऊपर जा गिरा। एक पल के लिए वो दोनों एक दूसरे के एकदम सामने थे। झांग हाओ को लगा कि क्या असली मर्द होना ऐसा ही महसूस होता है। उसके होश जवाब देने लगे थे। लालच इतना बड़ा था कि वो हार मानने ही वाला था। तभी उसे कुछ याद आया। उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी और उसे किसी दूसरी जगह की एक लड़की की धुंधली सी आवाज सुनाई दी कि वो सिर्फ उसकी अमानत है और वो उसे कहीं नहीं जाने देगी। झांग हाओ झटके से खड़ा हो गया और किन शिन से दूर हो गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, जिसे किन शिन ने भी भांप लिया। उसने पूछा कि क्या वो बीमार है, क्या उसे खून की कमी हो गई है। झांग हाओ ने एक झूठी मुस्कान बिखेरी और झूठ बोल दिया कि उसे बस आराम की जरूरत है। अंदर ही अंदर उसे पता था कि वो बाल बाल बचा है। बिना वक्त गवाए किन शिन ने उसे गले लगा लिया और उसका सिर प्यार से अपने सीने से सटा लिया। उसने कहा कि वो अपनी बहन की खातिर अपना ख्याल रखा करे। झांग हाओ ने माना कि किन शिन दिल की बहुत अच्छी है, पर उसे ये भी शक हुआ कि कहीं इस मिठास के पीछे कोई कड़वाहट तो नहीं छिपी। बात पलटने के लिए हाओ अचानक बोल पड़ा कि वो अपने बाल छोटे कटवाना चाहता है और उसकी राय मांगी। किन शिन ने मुस्कुराकर बड़ी सादगी से जवाब दिया। उसने कहा कि वो जैसा भी रहे वो उसे प्यार करती रहेगी और उसे वही करना चाहिए जिसमें उसे खुशी मिले। उसकी ये बातें हाओ के दिल को छू गई। उसे फिर से एहसास हुआ कि अपनी बहन के साथ ये नजदीकी कितनी अजीब है, पर उसने इस ख्याल को झटक दिया। अब कल का दिन अहम था। कल वो अपने बाल कटवाएगा। कल वो अपना पूरा हुलिया बदल डालेगा, क्योंकि कल से एक नए दौर की शुरुआत होने वाली थी। झांग हाओ एक सैलून में पहुंचा और एक महिला ने मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत किया। उसने पूछा, क्या आप अपनी अंदरूनी खूबसूरती निखारने आए हैं? झांग हाओ ने सिर हिलाया और कहा कि उसे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हेयर ड्रेसर ने हैरानी से पूछा कि उसे कैसा हेयर स्टाइल चाहिए। झांग हाओ ने जवाब दिया कि उसे बस एक ऐसा स्टाइल चाहिए जो रहने में आरामदायक हो। ये सुनकर वो औरत दंग रह गई। उसने आज तक ऐसी डिमांड नहीं सुनी थी। उसने मन ही मन सोचा कि आजकल के लड़के जो कहते हैं उनका मतलब वो कभी नहीं होता। उसे लगा कि अगर ये लड़का सादा स्टाइल मांग रहा है तो जरूर इसे कुछ बहुत ही धांसू चाहिए होगा। ये सोचकर वो काम पर लग गई। उसकी कैंची तेजी से चली और थोड़ी देर बाद उसने बड़े गर्व के साथ काम पूरा किया। झांग हाओ ने आईने में देखा और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कट बहुत ही शार्प और साफ सुथरा था, जिससे उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा निखर आया था। उसने खुद से कहा कि ये उसकी जिंदगी का अब तक का सबसे बेहतरीन हेयर कट है। हेयर ड्रेसर उसे देखकर शर्माने लगी। उसने कहा कि वो पैसे भी नहीं लेना चाहती, बल्कि उसने ऑफर दिया कि हाओ उसके सैलून का मॉडल बन जाए। झांग हाओ को यह ऑफर थोड़ा अजीब लगा। उसे बिना मेहनत की मेहरबानी पसंद नहीं थी। वो औरत फिर भी उससे फ्लर्ट करती रही और हाओ के जाने से पहले उसे अपना कार्ड थमा दिया कि वो जब चाहे वापस आ सकता है। झांग हाओ बाहर निकला तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि वो वाकई इतना हैंडसम लग रहा है कि औरतें उसे देखकर लट्टू हो रही है। घर पहुंचकर वो आईने में खुद को ताकता रहा। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता था। हेयर कट एकदम परफेक्ट था और उसे इस दुनिया में एक नया मर्द होने का एहसास हो रहा था। उसने अपनी अलमारी खोली ताकि अपनी नई पर्सनैलिटी के हिसाब से कपड़े चुन सके, पर जो उसने देखा उससे उसके माथे पर बल पड़ गए। अलमारी में रखे सारे कपड़े बहुत ही चटक मटक रंग के थे और लगभग हर कपड़े पर रिबन और फूल पत्तियां बनी थी। एक ऐसे मर्द के लिए ये कपड़े बिल्कुल सही नहीं थे जो कॉन्फिडेंस के साथ जीना चाहता हो। झांग हाओ ने अपना सिर पीटा। अगर उसे सच में नए युग में कदम रखना है तो उसे पता था कि उसे क्या करना है। इन कपड़ों को जल्द से जल्द विदा करना होगा। तभी झांग हाओ के पिता राशन लेकर आए और उसकी सौतेली माँ ने हाओ को उनकी मदद करने के लिए भेजा। पर जैसे ही उसके पिता ने अपने लाडले बेटे का नया अवतार देखा, उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो हाओ पर चिल्लाने लगे कि उसने अपने बाल इतने छोटे क्यों करवा लिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि मर्द ऐसे बाल नहीं रखते। वो गुस्से में पैर पटकने लगे और बोले कि वो उस हेयर ड्रेसर की लंका लगा देंगे और इंटरनेट पर उसे खराब रेटिंग देंगे। उन्होंने शिकायत की कि अब झांग हाओ से कोई शादी नहीं करेगा। झांग हाओ को यकीन ही नहीं हुआ कि उसे बाल कटवाने के लिए भी अपने बाप से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये डांट यही खत्म नहीं हुई। उसके पिता ने तो अपना जूता तक निकाल लिया और उसे पीटने लगे। झांग हाओ कमरे में यहाँ वहां भागने लगा और चिल्लाने लगा कि ये घरेलू हिंसा है और उसके पिता को उसके इस हैंडसम चेहरे पर वार नहीं करना चाहिए। तभी किन शिन अंदर आई और पूछा कि ये क्या हंगामा मचा है।
झांग हाओ लड़खड़ाकर सीधे उसके गले लग गया। उसने मुस्कुराते हुए उसे संभाला और अपने पिता की ओर मुड़ी। उसने बड़े शांत भाव से कहा कि थोड़ा संयम रखें, वरना इतनी छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेने से उनकी सेहत बिगड़ जाएगी। उसने झांग हाओ के हेयर कट को गौर से देखा। बाल काफी छोटे थे, जिससे वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हुई, पर अपने छोटे भाई को बचाने के लिए उसने झूठ बोल दिया कि वो अच्छा लग रहा है। उसने ये भी झूठ कह दिया कि हाओ ने कल उससे इजाजत ली थी, इसलिए पिताजी को गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। झांग हाओ के पिता का गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ। वो बड़बड़ाते हुए खाना बनाने चले गए, पर उनके चेहरे से साफ था कि वो अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं। झांग हाओ ने अपनी बहन को शुक्रिया कहा कि उसने उसे पिता की कुटाई से बचा लिया। किन शिन मुस्कुराई और बड़ी सादगी से बोली कि वो उसकी बहन है और जाहिर है कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगी। फिर उसने हाओ को अपने कमरे में बुलाया क्योंकि वो उसे कुछ दिखाना चाहती थी। झांग हाओ बड़ा एक्साइटेड था। उसे लगा कि वो किसी आम किशोरी का कमरा देखेगा जो फूलों और सजावट से भरा होगा, पर जैसे ही उसने अंदर कदम रखा वो सुन्न रह गया। किन शिन का कमरा जरा भी लड़कियों जैसा नहीं था। वो एकदम ठंडा और व्यवस्थित था, बिल्कुल किसी डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर की तरह। किन शिन अपनी मेज के पास गई और एक छोटा सा डिब्बा उठाया। उसने बताया कि जब वो लोग यहाँ रहने आए थे तब उसे गिफ्ट देने का मौका नहीं मिला था, पर अब वो तैयार है। उसने डिब्बा खोला जिसमें हीरे के 2 इयररिंग्स थे। झांग हाओ तो हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि ये तो बहुत महंगे होंगे। किन शिन ने सिर हिलाया और कहा कि वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। पहली बार झांग हाओ को एहसास हुआ कि एक बहन का प्यार क्या होता है, और उसने खुद से कहा कि उसे ये नई जिंदगी पसंद आ रही है। पर अपने कमरे में लौटते ही उसके विचार फिर बदलने लगे। वो सोचने लगा कि उन हीरों की कीमत कितनी होगी। अगर उसने उसे इतना कीमती तोहफा दिया है तो उसे भी बदले में कुछ देना होगा। पर हेयर कट के पैसे देने के बाद उसकी जेब खाली थी। तभी उसके फोन की स्क्रीन चमक उठी। इलोंग का मैसेज था। इलोंग ने बताया कि उसने एक नया नॉवल लिखा है और हाओ को उसे पढ़ना चाहिए। झांग हाओ को अचानक एक आइडिया आया, अगर इलोंग नॉवल लिख सकता है तो वो क्यों नहीं। पैसे कमाने का ये सबसे तेज रास्ता हो सकता है। उसने बहादुर मेल हीरोज और ताकतवर मिलिट्री क्वींस के बारे में कहानियां लिखने का फैसला किया। इसी सोच के साथ वो काम पर बैठ गया। झांग हाओ ने एक खाली पन्ना खोला और अपनी नई किताब का टाइटल टाइप किया। उसने इसका नाम रखा, मर्दों की दुनिया में एक असली औरत। वो अपनी कुर्सी पर पूरे आत्मविश्वास के साथ पीछे झुका। उसे यकीन था कि ये अगला सुपरहिट नॉवल होगा। अगले दिन स्कूल में झांग हाओ का फोन बजा। उसने चेक किया तो देखा कि जिस वेबसाइट पर उसने नॉवल अपलोड किया था वहां से एक नोटिफिकेशन आया है। उसे हैरानी हुई कि उसकी कहानी ने सिग्नेचर रिक्वेस्ट पास कर ली है और अब उसे खुद एडिटर से कांटेक्ट करना होगा। उसे अंदाजा नहीं था कि रिव्यू प्रोसेस इतना तेज होगा। अब से उसे हर अपडेट के लिए रोजाना पैसे मिल सकते थे। उसे लगा कि उसका प्लान काम कर रहा है और अब वो अच्छे पैसे कमा पाएगा। झांग हाओ ने सोचा कि इस बात पर एक जश्न तो बनता है। उसने खुद को एक आइसक्रीम पार्टी देने का सोचा, पर दिक्कत ये थी कि उसकी जेब में सिर्फ $1 बचा था। इतने में तो सिर्फ एक सस्ती सी चुस्की ही आ सकती थी। वो दुकान की तरफ बढ़ा, पर जैसे ही उसने दुकान देखी वो वहीं ठिठक गया। वो जगह बहुत जानी पहचानी लग रही थी। अचानक पुरानी यादें उसके दिमाग में ताजा हो गई। अपनी पिछली जिंदगी में ये वही दुकान थी जहां वो पहली बार अपनी बहन एमी से मिला था। एमी तब स्कूल के आखिरी साल में थी। वो कद में छोटी थी पर बहुत मजबूत थी। वो अंकल किम की बेटी थी जिनकी दुकान झांग हाओ के घर के बिल्कुल बगल में थी। इसी वजह से उनके परिवार बहुत करीब थे। एमी बहुत ही दयालु और खुशमिजाज लड़की थी। वो अक्सर झांग हाओ से कहती थी कि वो उसे लंच कराएगी। उस वक्त हाओ को लगा था कि शायद इसे ही पहली नजर का प्यार कहते हैं। झांग हाओ अक्सर स्कूल के बाद एमी से मिलने जाता था। कभी कभी तो वो बस उसे दूर से एकटक निहारता रहता था। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और अपने प्यार का इजहार कर दिया, पर एमी ने बस एक घबराई हुई मुस्कान दी और कहा कि उसे अपनी उम्र के लड़के पसंद हैं। हाओ जैसा छोटा बच्चा नहीं। उस दिन झांग हाओ का दिल टूट गया था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने कसम खाई कि वो खूब मेहनत करेगा, ताकतवर बनेगा और एक दिन ऐसा मर्द बनेगा जो एमी की रक्षा कर सके। ये उसकी पिछली जिंदगी का वादा था। पर अब हालात बदल चुके हैं। इस नई दुनिया में उसकी तारीफ उसकी ताकत के लिए नहीं बल्कि उसकी खूबसूरती के लिए हो रही है। और इसी ख्याल के साथ झांग हाओ ने फैसला किया कि इस बार वो नाकामयाब नहीं होगा। इस बार उसे पक्का यकीन है कि वो एमी का दिल जीत लेगा। पर जैसे ही झांग हाओ दुकान पर पहुंचता है उसे चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। एमी अपने पिता से बहस कर रही थी। वो कह रही थी कि वो बस शादी के लिए थोड़े पैसे जोड़ना चाहती है, पर उसे कड़ी मेहनत करने का कोई शौक नहीं है। उसके पिता उसे समझा रहे थे कि जिंदगी ऐसे नहीं चलती।
उन्होंने उसे याद दिलाया कि दूसरे खानदानों की बेटियां तो उससे भी उम्र में बड़ी है, फिर भी वो रात दिन एक करके पढ़ाई और काम कर रही है। झांग हाओ थोड़ा हिचकिचाया। उसे लगा कि जहां बहस चल रही हो वहां से दूर रहना ही भलाई है। पर तभी एमी अंदर आ गई। जैसे ही उसने एमी का चेहरा देखा, उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसके लिए वो आज भी उतनी ही हसीन थी जितनी पहले थी। एक पल के लिए तो वो सारी बहस भूल गया जो उसने अभी अभी सुनी थी। पर फिर उसकी नजर एमी के पूरे हुलिये पर पड़ी। वो वही सन्न रह गया। एमी उसकी यादों से कहीं ज्यादा चौड़ी और तगड़ी हो चुकी थी। उस झटके से वो लगभग भागने ही वाला था। इससे पहले कि वो मुड़ पाता, एमी की नजर उस पर पड़ गई। उसने सीधे उसकी आंखों में झांका और पूछा, क्यों रे, अपने बालों के साथ ये क्या अजीब हरकत कर ली तूने? झांग हाओ डर के मारे वही जमीन पर ढेर हो गया। उसका पूरा बदन कांप रहा था और आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो गिड़गिड़ाने लगा कि एमी उसके पास ना आए, पर रोते रोते भी उसका चेहरा हाओ को अपनी ओर खींच रहा था। उसकी खूबसूरती उसे बहका रही थी और उसके मुंह से बस एक ही पुकार निकल रही थी कि उसकी वही पुरानी वाली प्यारी एमी वापस आ जाए जिसे वो पहले से जानता था। एमी दीदी ने झांग हाओ को एक कुर्सी पर ऐसे बिठाया जैसे वो कोई बंधक बना हुआ हीरो हो। वो उसके लिए तरबूज की फांके लेकर आई और बोली, बड़े दिनों बाद यहाँ चक्कर लगाया तूने। उसने कहा कि शर्माने की जरूरत नहीं है, पर हाओ तो अंदर से थरथर कांप रहा था और उसे अपनी जान की फिक्र हो रही थी। उसने घबराते हुए कहा कि उसे कुछ नहीं खाना, बस यहाँ से जाने दो। एमी जोश में आ गई और उसे कुर्सी पर ही ऊपर नीचे उछालने लगी। उसमें इतनी ज्यादा ताकत थी कि वो कुर्सी ही टूट गई। एमी ने चौंक कर सांस खींची और पूछा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, जैसे कि ये सब उसने खुद न किया हो। झांग हाओ झटके से उसकी पकड़ से दूर भागा। उसने कहा कि वो ठीक है और उसे अचानक कोई बहुत जरूरी काम याद आ गया है। एक सेकंड भी गवाए बिना वो वहां से 9-2-11 हो गया। एमी पीछे से उसे आवाजें देती रही और उसका नंबर मांगती रही, पर हाओ तब तक दुकान से कोसों दूर जा चुका था। घर पहुंचकर वो सोचने लगा। उसे बड़ा अफसोस हो रहा था कि एमी जैसी हसीन लड़की किंग कोंग जैसी तगड़ी कैसे हो गई, पर साथ ही उसने ये भी माना कि वो खुद भी वैसा ही बनना चाहता है, तभी तो लोग उसे एक असली मर्द कहेंगे। इसीलिए उसने खुद को समझाया कि उसे जल्द ही कुंफू की क्लास शुरू करनी चाहिए। पर दिक्कत ये थी कि पिछली बार जब उसने चेक किया था तो उन क्लासेस की फीस आसमान छू रही थी। ऊपर से उसे अपनी बहन किनशिन के लिए गिफ्ट भी खरीदना था और अपनी अलमारी का कबाड़ भी साफ करना था। काम की लिस्ट बढ़ती जा रही थी और जेब पूरी तरह खाली थी। उसने सोचा कि काश उसकी कोई बम्पर लॉटरी लग जाए तो सारी मुश्किलें एक झटके में हल हो जाए। वो ये सोच ही रहा था कि किसी ने उसे टोक दिया। हाओ ने ऊपर देखा तो किनशिन घर पर ही थी। वो दीवार के सहारे उल्टी खड़ी होकर योगा कर रही थी। ये नजारा देखकर वो हक्का बक्का रह गया। उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया की लड़कियां भी योग करती हैं। पर किनशिन ने बताया कि उसने ये सब सिर्फ इसलिए शुरू किया क्योंकि वो जिम से बोर हो गई थी। वो एक्सरसाइज आजमाना चाहती थी जो आमतौर पर मर्द करते हैं। हाओ को लगा कि ये तो होना ही था। इस उल्टी पुल्टी दुनिया में कोई भी अच्छी चीज अपनी जगह पर थोड़े ही रहेगी। किनशिन ने हाओ को भी अपने साथ योग करने को कहा क्योंकि उसके मुताबिक हाओ का ये सुखा साढ़ा और कमजोर शरीर उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। उसने कहा कि हर लड़की उसे छेड़कर चली जाएगी। हाओ एक पल के लिए सन्न रह गया क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि अपनी बहन के सामने वो वाकई बहुत कमजोर है। उसकी मर्दानगी को ठेस पहुंची और उसका मेल ईगो जाग उठा। उसने किनशिन की कलाई पकड़ी और उसे पंजा लड़ाने की चुनौती दे दी, ये साबित करने के लिए कि वो गलत है। किनशिन उसकी इस अजीब हरकत पर हंसी, पर फिर भी वो चुनौती के लिए मान गई। दोनों ने तय किया कि जो हारेगा उसे विजेता को कुछ देना होगा। मुकाबला शुरू हुआ। किनशिन तो जैसे खेल रही थी, पर झांग हाओ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने दांत पीसते हुए ऐलान किया कि ये सिर्फ पंजा लड़ाना नहीं है, यहाँ उसकी इज्जत दाव पर लगी थी। उसके दिमाग में बीते जमाने के उन मर्दों की याद आने लगी जिन्होंने इससे कहीं ज्यादा दुख झेले थे। वो खामोशी से अपनी पहचान छिपाकर जीते थे, पर आखिरी दम तक अपनी मर्दानगी की आन बान शान बनाए रखी थी। पर यहाँ देखो, उसके साथ किसी कांच की गुड़िया जैसा बर्ताव हो रहा था जो कुछ कर ही नहीं सकता। उसका गुस्सा तब और बढ़ गया जब किनशिन उसे चिढ़ाने लगी कि एक छोटे बच्चे के हिसाब से वो बुरा नहीं खेल रहा। हाओ के हाथ में दर्द होने लगा, पर उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसके मैनली प्राइड ने उसे लड़ते रहने को कहा, पर उसकी तड़प खत्म करने के लिए आखिरकार किनशिन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसे एक पल में हरा दिया। फिर वो बड़े प्यार से मुस्कुराई और बोली कि उसने वाकई बहुत अच्छा मुकाबला किया। झांग हाओ ने एक ठंडी सांस भरी और फिर से ये बात मान ली कि इस दुनिया में वो कमजोर ही है। उसने किनशिन से पूछा कि अब जब वो हार गया है तो वो उसके साथ क्या करना चाहती है।
किनशिन ने हाउ का हाथ अपने गाल से सटाया और कहा कि वो देखना चाहती है कि किसी की जांघ को तकिया बनाकर सोना कैसा महसूस होता है। झांग हाउ ने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, पर जब उसने किनशिन की मजबूत टांगे देखी जो योग और वर्कआउट से बनी थी, तो उसने सोचा चलो देख लेते हैं। वो बैठ गया और बोला कोई बात नहीं। पर हाउ को अपनी गोद में सुलाने के बजाय किनशिन ने अपना सिर हाउ की गोद में रख दिया। झांग हाउ उसे फटी आंखों से देखता रह गया, क्योंकि उसके हिसाब से तो ये लड़कियों वाली पोजीशन थी, उसकी नहीं। किनशिन ने अपनी आंखें मूंद ली और कहा कि उसकी टांगे उतनी ही कोमल है जितना उसने सोचा था। उसने पूछा कि क्या वो थोड़ी देर और ऐसे ही रह सकती है। उसकी मासूमियत देखकर हाउ ने सिर हिला दिया और कहा कि वो जब तक चाहे ऐसे ही रह सकती है, क्योंकि आखिरकार वो एक ऐसा मर्द है जो अपनी जुबान का पक्का है और वो सब करेगा जो उससे उम्मीद की जाती है। कुछ दिनों बाद झांग हाउ पूरे राइटिंग मोड में था, चश्मा लगाए काम कर रहा था कि तभी उसका फोन बजा। वो हैरान था कि वीकेंड पर उसे कौन मैसेज करेगा। वो युआन थी जो उसे एम्यूजमेंट पार्क बुला रही थी, क्योंकि वो युवा के साथ जा रही थी। उसने पहले ही हाउ के बेस्ट फ्रेंड इलोंग को उसे पिक करने के लिए कह दिया था। चूंकि ये कोई न्योता नहीं बल्कि हुक्म था, हाउ के पास तैयार होने के अलावा कोई चारा नहीं था। तभी हाउ को इलोंग की आवाज सुनाई दी, जो अपनी छोटी बहन के साथ दरवाजे पर पहुंच चुका था। हाउ तो शांति से अकेले वक्त बिताना चाहता था, पर अब उसे महफिल जमानी पड़ेगी। जब वो उनसे मिलने गया तो वो छोटी बच्ची अचानक उस पर झपट पड़ी। झांग हाउ चकरा गया, क्योंकि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने इलोंग से पूछा कि ये कौन है, और इलोंग तो लगभग रोने ही वाला था कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसकी खुद की बहन को भुला दिया। ये इलोंग की 6 साल की बहन लीलिंग थी। इलोंग ने उसे हाउ से किसी वेलक्रो की तरह खींचकर अलग किया और बताया कि वो हाउ से तब मिली थी जब वो सिर्फ 4 साल की थी, तो जाहिर है कि उसे कुछ याद नहीं होगा। पर इलोंग को ये नहीं पता था कि झांग हाउ को वाकई कुछ याद नहीं है, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में इलोंग की कोई बहन थी ही नहीं। हाउ ने उसे थोड़ी देर कमरे में इंतजार करने को कहा, पर जैसे ही वो मुड़ा उसे किसी ने चुटकी काट ली। पक्का वो लीलिंग ही थी। हाउ का एम्यूजमेंट पार्क जाने का बिल्कुल मन नहीं था, उसे ये सब बोरियत भरा लगता था। पर इलोंग ने कहा कि ऐसा नहीं है। उसने याद दिलाया कि युवा वहां होगी जो उसे रिलैक्स होने में मदद कर सकती है। वैसे भी हाउ कई दिनों से बिना रुके काम कर रहा था और उसे एक ब्रेक की जरूरत थी। जब दोनों लड़के बहस कर रहे थे, लीलिंग कमरे का मुआयना कर रही थी और सब कुछ बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। उसे झांग हाउ पर अभी से एक छोटा सा क्रश हो गया था। आखिरकार हाउ खड़ा हुआ और बोला कि वो लोग हॉन्टेड हाउस चलेंगे, पर पहले उसे कपड़े बदलने थे। उसे याद आया कि उसने युवा से वादा किया था कि वो एक असली मर्द की तरह उसकी मदद करेगा, और एक मर्द अपनी जुबान का पक्का होता है। उसने अपना सबसे मर्दाना अवतार धारण किया, जबकि इलोंग उसे जल्दी करने को कहता रहा। वो युवा और वेन्युआन को और इंतजार नहीं कराना चाहता था। जल्दी ही वो एम्यूजमेंट पार्क पहुंच गए। वेन्युआन ने लीलिंग को देखा और तुरंत पूछा कि ये किसका बच्चा है। लीलिंग ने बिना झिझक झूठ बोल दिया कि वो हाउ के घर से आई है। इलोंग ने उसे फिर पीछे खींचा और सच बताया कि ये उसकी बहन है जिसने साथ आने की बहुत जिद की थी, और वो सिर्फ इसलिए मान गया ताकि उस पर नजर रख सके। वेन्युआन ने हाउ के स्टाइल की तारीफ की और कहा कि वो इस हुलिये में बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसने युवा को कोहनी मारी, इंतजार करते हुए कि वो भी कुछ कहे। हाउ घबराहट में हंसने लगा। आखिरकार युवा बोली कि वो वाकई बहुत अच्छा और हैंडसम लग रहा है। झांग हाउ मुस्कुराया, बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि उसकी आवाज बहुत प्यारी है, इसलिए उसे अक्सर बात करनी चाहिए। इसी के साथ युवा ने सबको लीड किया और भूत बंगले की तरफ ले गई। वो भूत बंगला वाकई में डरावना निकला, और जैसा कि उम्मीद थी, इलोंग हाउ से चिपक गया। वो कहने लगा कि उसे बहुत डर लग रहा है और उन्हें बच्चों वाले झूलों पर चलना चाहिए। हाउ को यकीन नहीं हुआ कि एक मर्द भूत बंगले से इतना डर सकता है। उसने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक कि लीलिंग ने भी सिर पीट लिया, ये सोचते हुए कि उसका भाई कितना बड़ा डरपोक है। वेन्युआ ने सलाह दी कि चूंकि वे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए उन्हें 2 ग्रुप्स में बंट जाना चाहिए। उसने फौरन कहा कि वो और झांग हाउ एक ग्रुप में होंगे और बाकी सब दूसरे में। फिर वो लीलिंग की तरफ मुड़ी और बोली कि लड़कों की अच्छी तरह रक्षा करना, क्योंकि ये औरतों का फर्ज है। लीलिंग ने तुरंत नखरे शुरू कर दिए कि उसे हाउ वाले ग्रुप में रहना है। हाउ बीच में आया और उसे सख्ती से कहा कि तमीज से रहो और अपने भाई के साथ जाओ। उसने ये भी कहा कि उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो खुद को संभाल लेगा। वेन्युआन को बड़ी निराशा हुई, क्योंकि वो हाउ के साथ रहना चाहती थी, पर हाउ ने बड़ी चालाकी से उसे मात दे दी। जिस तरह वेन्युआन बर्ताव कर रही थी, हाउ को लगा कि उसके साथ रहना उसकी आफत बन जाएगा। उसके मुकाबले लीलिंग एक बेहतर ऑप्शन थी।
हाओ ने फिर युआन के ग्रुप को रास्ता देखने के लिए आगे भेज दिया और कहा कि वो और ली लिंग कुछ मिनट बाद पीछे पीछे आएंगे। वेन्युआन चिढ़ गई थी और थोड़ी डरी हुई भी थी, पर जब हाओ ने इस बारे में पूछा तो उसका नारी शक्ति वाला ईगो आड़े आ गया। उसने तपाक से कहा कि औरतें डरती नहीं हैं और वो इलोंग और उसकी बहन की रक्षा करेगी। 10 मिनट बाद झांग हाओ और ली लिंग ने अंदर जाने का फैसला किया। हाओ ने वादा किया कि वो उसकी रक्षा करेगा क्योंकि वो उसकी सनफ्लावर है और ली लिंग के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही वे भूत बंगले में घुसे, उन्हें सबके चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। अंदर से आती चीखें सुनकर हाओ समझ गया कि युआन उतनी भी बहादुर नहीं है जितना वो दिखावा करती है। फिर वो युवा की तरफ मुड़ा और पूछा कि क्या उसे डर लग रहा है। उस लड़की ने बड़ी मासूमियत से सिर हिलाया, जो इस दुनिया में बड़ा अजीब था क्योंकि यहाँ लड़कियां आमतौर पर बहुत कॉन्फिडेंट होती है। हाओ ने कहा कि डरने में कोई बुराई नहीं है और अगर उसे डर लगे तो वो उसे गले लगा सकती है, पर युवा के लिए इतना नजदीक आना थोड़ा ज्यादा हो गया था, इसलिए उसने बस हाओ की आस्तीन को हल्के से पकड़ लिया। हाओ किसी हीरो की तरह हर उस भूत प्रेत को नजरअंदाज करता रहा जो उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था और आगे बढ़ता रहा। वो भूत बंगला उम्मीद से ज्यादा बड़ा था और 10 मिनट चलने के बाद हाओ को लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब वो मुड़ा तो उसने देखा कि युवा उसके पीछे नहीं है। उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गई है, इसलिए वो फौरन उसे ढूंढने के लिए पीछे भागा। यहाँ वहां ढूंढने के बाद आखिरकार उसने उसे एक अलमारी के अंदर छिपा हुआ पाया। उसने पूछा कि वो वहां क्यों बैठी है। युवा ने माना कि वो रास्ता भटक गई थी और खुद को बचाने के लिए अलमारी में छिप गई। हाओ उसकी इस भोली बात पर धीरे से हंसा और उसे नन्ही चिड़िया कहकर पुकारा। उसने कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। युवा को बड़ी राहत मिली। उसे एहसास हुआ कि वो झांग हाओ पर भरोसा कर सकती है क्योंकि वो पहला इंसान था जिसने उसके साथ इतनी नरमी से बर्ताव किया था। जब वे आखिरकार भूत बंगले से बाहर निकले, इलोन डर के मारे थर-थर कांप रहा था और कह रहा था कि वो अब दोबारा कभी ऐसी जगह नहीं आएगा। यहाँ तक कि उसकी 6 साल की बहन ने भी सिर हिलाया और उसे शर्मिंदा करने वाला कह डाला। जब हाओ और युहुआ वापस आए तो इलोन खुशी के आंसू रोने लगा कि सब सुरक्षित है। वेन्युआन ने पूछा कि तुम दोनों को अंदर इतना वक्त क्यों लगा? क्या तुम दोनों ने कोई मजेदार काम किया? झांग हाओ ने उसकी चुटकी ली ताकि वो अपनी बकवास बंद करे। जैसे ही युहुआ उनकी तरफ बढ़ी, हाओ ने नोटिस किया कि कुछ ठीक नहीं है। उसे पसीना आ रहा था और उसकी सांसें फूल रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, युहुआ बेसुध होकर उसकी बाहों में गिर गई। तभी हाओ को समझ आया कि युहुआ बेहोश हो गई है। इलोंग हमेशा की तरह घबराने लगा। वो बोला कि हमें पुलिस को फोन करना चाहिए, पर उसे अपना फोन ही नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि युआन भी बौखला गई और एम्बुलेंस को फोन मिलाने लगी। हाओ ने उनसे कहा कि चिंता मत करो, मैं इसे संभालूंगा। उसने बड़ी सावधानी से युहुआ को उठाया, पास के एक बेंच पर ले गया और उसे आराम से लिटा दिया। इलोन ने घबराकर पूछा कि अब क्या करें? शायद इसे CPR की जरूरत है। फिर उसे एहसास हुआ कि इसका मतलब तो ये होगा कि हाओ उसका फर्स्ट किस बन जाएगा। वेन्युआन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो तुरंत चिल्लाई कि वो 911 पर फोन कर देती है। झांग हाओ शांत रहा और उसने उनसे कहा कि तुम लोग जाकर लंच और पानी ले आओ, तब तक मैं उसे जगाने की एक आसान कोशिश करता हूँ। उसने युहुआ का सिर अपनी गोद में रखा और धीरे से उसके गाल को थपथपाया। तभी युहुआ धीरे से अपनी आंखें खोलती है और पूछती है कि वो उसके कान क्यों खींच रहा है। झांग हाओ हंसते हुए कहता है कि वो तो बस बेहोश हो गई थी और वो बस ये देखना चाहता था कि क्या इस छोटी सी तरकीब से उसकी नींद खुलेगी। युहुआ धीरे से मानती है कि वो बहुत डर गई थी, पर अब बेहतर महसूस कर रही है। झांग हाओ उसे समझाता है कि अगर उसे अच्छा न लगे तो अगली बार से ऐसे भूत बंगलों में जाने की जिद न किया करे। युहुआ सिर हिलाती है और फिर बुदबुदाती है कि उसे बस अब सोना है। हाओ को लगा कि कहीं वो फिर से बेहोश तो नहीं हो रही, पर जब उसने उसके खर्राटों की आवाज सुनी तो समझ गया कि मैडम तो बस गहरी नींद में सो गई है। उसे शांति से सोता देख हाओ ने मन ही मन सोचा कि ये लड़की भले ही थोड़ी अजीब है, पर इस दुनिया की सबसे शांत और नेक लड़की है। थोड़ी देर बाद युहुआ की नींद खुली। सब उसके आसपास जमा हो गए और हालचाल पूछने लगे। हाओ बाकी सबसे ज्यादा फिक्रमंद था और उसने पूछा कि क्या उसे कोई परेशानी है। वही युआन जिसे बस मजे करने की पड़ी थी, उसने बेसब्री से पूछा तो क्या हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। झांग हाओ ने मना कर दिया और कहा कि आज के लिए इतना एडवेंचर काफी है। उसने घर चलने की सलाह दी ताकि युहुआ आराम कर सके, पर जैसे ही हाओ खड़ा हुआ, युहुआ ने अचानक उसका हाथ थाम लिया और धीरे से बोली कि वे साथ चल सकते हैं। वो पल भर के लिए रुका, फिर उसने उसका हाथ थामे रहने दिया। वे हाथ थाम कर चलने लगे और युहुआ, जो अभी भी थोड़ी शर्मीली थी, अपनी ही धुन में उससे चिपक कर चल रही थी। युआन ये सब देख जलभुन कर राख हो रही थी। वो अंदर ही अंदर रो रही थी।
क्योंकि उसे भी किसी मर्द का मखमली हाथ थामने का बड़ा अरमान था। ये तो उसका पुराना सपना था। युवा को उसके घर छोड़ने का रास्ता उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबा निकला। युआन और इलॉन बातें करने लगे कि युवा का घर तो काफी दूर लगता है, शायद किसी पिछड़े इलाके में है। वे सोचने लगे कि उसे रोज स्कूल आने जाने में कितनी दिक्कत होती होगी। झांग हाओ को उनकी ये नीचा दिखाने वाली बातें पसंद नहीं आई और उसने उन्हें टोक दिया। पर जब वे आखिरकार वहां पहुंचे तो युआन का तो जैसे जबड़ा ही जमीन पर गिर पड़ा। उनके सामने कोई मामूली घर नहीं बल्कि एक आलीशान महल खड़ा था। अभी वे नजारा देख ही रहे थे कि एक बटलर तेजी से बाहर आया, झुककर सलाम किया और ऐलान किया कि घर की छोटी मालकिन वापस आ गई है। उसने कहा कि बड़े साहब ने सख्त हिदायत दी थी कि वो हवेली से बाहर न जाए। फिर वो बिना इजाजत कैसे चली गई? बाकी सब तो जैसे बुद्ध बन गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी ये सीधी सादी दोस्त इतने बड़े बंगले में रहती है। वे हवेली के अंदर बैठे थे जहाँ की दीवारें और मेजें ऐसी चमक रही थी जैसे उन पर गोल्ड प्लेटेड हो। वही बटलर जो अभी युवा को डांट रहा था अब उनके लिए चाय कॉफी लेकर आया, जो कोई मामूली ड्रिंक नहीं थी। हर चीज शाही और विदेशी लग रही थी। बटलर ने बड़े ठाट से बताया कि चाय तियान शान के पानी से बनी है और केक खास तौर पर नए मेहमानों के लिए स्पेशल शेफ ने मंगाया है। सर्व करने के बाद उसने बड़े फॉर्मल अंदाज में कहा कि युवा अब अपने कमरे में कपड़े बदलने जाएगी, इसलिए उसके दोस्त उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। युवा ने कुछ नहीं कहा, न उसने अपना बचाव किया न कोई ऐतराज जताया। वो बस सिर हिलाकर चुपचाप चली गई। बाकी सब सन्न थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी शर्मीली दोस्त इतनी रईस खानदान से है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि युवा एक करोड़पति है। झांग हाओ हमेशा की तरह शांत था और उसने सबसे रिलैक्स होने को कहा। हालांकि उसने खुद से ये माना कि जिस ट्रांसफर स्टूडेंट की उसने बस यूं ही मदद की थी वो इतनी वीआईपी निकलेगी, ये उसने भी नहीं सोचा था। दूसरी तरफ वो बटलर युवा को डांटे जा रहा था। उसने कहा कि उसने मर्यादा तोड़ी है, बिना बताए बाहर गई और अपने बॉडीगार्ड को भी साथ नहीं ले गई। उसने आगे बताया कि उसके पिता बहुत परेशान थे और अब वो उसे दोबारा बाहर नहीं जाने देंगे। युवा रुकी और उसने पूछा कि क्या उसके पापा का फोन आया था और उसकी मम्मी कैसी है। बटलर ने जवाब दिया कि उसके पिता का फोन तो आया था पर उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी और शायद अभी भी बहुत बिजी है। युवा ने अपनी स्कर्ट कसकर पकड़ी और बुदबुदाते हुए कहा, वो हमेशा इतने बिजी क्यों रहते हैं कि मेरा फोन तक नहीं उठा पाते। बटलर ने साहब का बचाव करते हुए कहा कि उनके पास कारोबार का बहुत बोझ है पर उन्होंने उसके लिए एक तोहफा भेजा है जो पहुंच नहीं वाला है। तोहफा उसके पसंदीदा टैंक का एक मॉडल था पर युवा के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसे महंगे खिलौने नहीं बल्कि अपने पिता का प्यार और साथ चाहिए था। यहाँ तक कि वो बटलर भी अपनी सख्ती के बावजूद उसके लिए दुखी लग रहा था। थोड़ी देर बाद इलोंग ने सीढ़ियों की तरफ देखा और देखा कि युवा एक बेहद खूबसूरत ड्रेस पहनकर बाहर आ रही है। उसकी तो आंखें ही फटी रह गई क्योंकि उसकी क्रश घर के कपड़ों में और भी ज्यादा हसीन लग रही थी। झांग हाओ ने भी बदलाव नोटिस किया। उसे लगा कि वो क्यूट तो लग रही है पर जब वो उनके साथ थी तब ज्यादा जिंदादिल लग रही थी। अब तो वो किसी बेजान गुड़िया जैसी दिख रही थी। हाओ ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? युवा ने धीरे से कहा कि उसके पापा ने उसे फिर से पलटकर फोन नहीं किया। हाओ को पूरी बात तो पता नहीं थी पर उसने महसूस किया कि युवा दुखी है। फिर उसने हाओ से कहा कि वो उसके कमरे में चले क्योंकि वो उसे कुछ देना चाहती है। हाओ थोड़ा उलझन में था पर वो उसके पीछे चल पड़ा। जैसे ही वो अंदर घुसा वो दंग रह गया। इस दुनिया में जहाँ औरतें बहुत मर्दाना स्वभाव की होती है, युवा का कमरा बहुत ही कोमल और लड़कियों वाला था, यहाँ तक कि उसकी बहन के कमरे से भी ज्यादा। हाओ ने जिज्ञासावश पूछा कि क्या उसके पिता ने उसे डांटा या उसे उनके साथ बाहर जाने की सजा मिली। इस दुनिया में पिता अक्सर माँ की भूमिका निभाते हैं पर इस हवेली में युवा के साथ सिर्फ नैनी, बटलर और हाउसकीपर ही रहते थे। यहाँ न माँ थी न बाप। उसने माना कि उसके पापा पहले बहुत अच्छे थे पर अब बस काम में डूबे रहते हैं। झांग हाओ ने फिर उसकी माँ के बारे में पूछा। युवा ने बताया कि उसकी माँ तो और भी ज्यादा बिजी रहती है और इस घर में वो हमेशा से अकेली ही रही है। हाओ को बड़ा झटका लगा कि उसकी जिंदगी कितनी तन्हाई भरी है। उसकी माँ शहर की मेयर है और उनके पास कभी घर आने का वक्त नहीं होता, जबकि पिता परिवार के लिए पैसे कमाने के वास्ते हमेशा सफर पर रहते हैं। हाउसकीपर ने एक बार उससे कहा था कि सब उसे प्यार करते हैं पर युवा के लिए ये सब बस पुरानी बातें थी। वो अपने माता पिता के बिना ही बड़ी हुई थी। झांग हाओ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि जब भी वो अकेला महसूस करे उसे फोन कर सकती है। उसने याद दिलाया कि वो युआन और इलोंग को भी कॉल कर सकती है क्योंकि अब वे सब दोस्त हैं। युवा मुस्कुराई, फिर उसका हाथ पकड़कर अपनी अलमारी की तरफ ले गई। उसने कहा कि वो उसे कुछ दिखाना चाहती है। अलमारी खोलते ही वहाँ बंदूकों और टैंकों का बड़ा कलेक्शन दिखा।
उसने एक गन उठाई और हाउ को देते हुए कहा कि ये उसका सबसे प्यारा मॉडल है, पर आज से ये उसका हुआ। झांग हाउ ने तुरंत मना कर दिया। अगर मैं घर पर बंदूक ले गया तो पापा मुझे कच्चा चबा जाएंगे। पर युहुआ अड़ गई। उसने कहा कि ये उसकी सबसे कीमती चीज है। बटलर ने भी याद दिलाया कि दोस्त एक दूसरे को तोहफे देते हैं। वो बोली कि वो उसे उम्र भर के लिए अपना दोस्त बनाना चाहती है। हाउ उसकी फीलिंग्स को समझ गया। उसने कहा कि सच्ची दोस्ती निभाने के लिए बंदूक की जरूरत नहीं है, उनका रिश्ता वैसे ही मजबूत है। ये सुनते ही युहुआ ने उसे कसकर गले लगा लिया। वो बोली कि वे जिंदगी भर साथ रहेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। दोपहर भर युहुआ के घर वक्त बिताने के बाद सब वहां से निकले और हाउ ने कहा कि वे स्कूल में मिलेंगे। युहुआ को इसका इंतजार था। जब हाउ और ईलोंग घर लौट रहे थे तो ईलोंग युहुआ की अमीरी की बातें करना बंद ही नहीं कर रहा था। वो बार बार कह रहा था कि वो अपनी नई ड्रेस में कितनी कमाल लग रही थी। उसे भी लगा कि उसे कुछ नए, शायद फॉरेन ब्रांड के कपड़े खरीदने चाहिए। हाउ ने मजाक में कहा, भाई तेरे पास पहले से ही स्टाइल मारने के लिए बहुत बाल है और पैसे बर्बाद मत कर। तभी झांग हाउ को याद आया कि अगर उसका दोस्त कपड़े खरीदना चाहता है तो ये उसके लिए भी एक बढ़िया मौका है। वो काफी समय से अपने वो गुलाबी, रिबन और फूल पत्तियों वाले कपड़े फेंकना चाहता था। अब वो आखिरकार उन्हें बदल सकता था। जोश में आकर उसने कहा कि कल सुबह सबसे पहले वे शॉपिंग पर चलेंगे। शॉपिंग मॉल में ईलोंग ने पूछा कि आखिर माजरा क्या है। हाउ ने समझाया कि वो बस अपना वार्डरोब अपडेट करना चाहता है। उसने अपनी पार्ट टाइम जॉब से कुछ पैसे बचाए थे और अब वो बिना किसी रोक-टोक के शॉपिंग करना चाहता था। ईलोंग भी पूरे शॉपिंग मूड में आ गया और हाउ के लिए सबसे बढ़िया चीजें चुनने में मदद करने लगा। हाउ ने ढेर सारे पैसे खर्च किए और सोचा कि शायद लड़कियों को ऐसा ही महसूस होता होगा जब वो बेतहाशा शॉपिंग करती है। थोड़ी देर बाद ईलोंग को भूख लगी और उसने खाना खाने की सलाह दी। वे पास के एक रेस्टोरेंट में गए। ऑर्डर देते वक्त हाउ ने नोटिस किया कि कुछ लोग उसके बारे में फुसफुसा रहे हैं और उसे हैंडसम कह रहे हैं। उसने उनकी तरफ देखा और ईलोंग भी थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था, पर हाउ ने इसे नजरअंदाज किया और कहा कि वे खाने पर ध्यान दे। फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे ताक रहा है। जब वो खा रहा था, एक अनजान लड़की ने चुपके से उसकी फोटो खींच ली। उसने अपनी सहेली से कहा कि रेस्टोरेंट में उसे एक बहुत ही हैंडसम लड़का मिला है जिससे वो शादी करना चाहती है। उसने वो फोटो इंटरनेट पर डाल दी। थोड़ी देर बाद हाउ की इंस्टिंक्ट्स ने उससे कहा कि उसे टोपी पहन लेनी चाहिए। जब ईलोंग ने वजह पूछी तो हाउ ने जवाब दिया कि उसे अपनी लुक की वजह से थोड़ा लो प्रोफाइल रहना पड़ेगा। ईलोंग उसकी खूबसूरती से जलता नहीं था, बल्कि उसने भी हामी भरी कि हाउ को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया सेलिब्रिटी झांग झांग हमेशा कहती है कि दुनिया में बहुत दरिंदे घूम रहे हैं। हाउ की सावधानी सही थी, क्योंकि उसे पता भी नहीं था कि वो रेस्टोरेंट का सबसे सुंदर लड़का बनकर इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगा है। इंटरनेट पर लड़कियां उसकी दीवानी हो रही थी और उसका नंबर मांग रही थी। इसी बीच एक भूरे बालों वाली लड़की ने उसकी फोटो देखी। जैसे ही उसे पता चला कि ये लिंगलिंग ने डाली है, वो खुशी से चिल्ला उठी, क्योंकि वो उस लड़की को जानती थी। इसका मतलब था कि अब उसके पास हाउ के करीब जाने का एक मौका है। घर पहुंचकर झांग हाउ सोफे पर पसर गया और बोला कि शॉपिंग ने उसे थका दिया है। फिर भी उसे लगा कि ये मेहनत वसूल है, क्योंकि अब वो उन पुराने बेकार कपड़ों से पीछा छुड़ा पाएगा। अचानक उसके फोन की घंटी बजी। उसके बेस्ट फ्रेंड का फिर से कॉल था। हाउ ने सोचा कि ये अभी तो मिला था, अब फिर क्यों जान खा रहा है। कॉल उठाते ही ईलोंग चिल्लाया, भाई तू तो स्टार बन गया, तू इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है। हाउ को कुछ समझ नहीं आया। ईलोंग ने बताया कि रेस्टोरेंट वाली फोटो वायरल हो गई है। उसने हाउ को वी ब्लॉग खोलने को कहा, क्योंकि वो सर्च लिस्ट में टॉप 5 में था। वही उसकी बहन लिंगलिंग बहुत गुस्से में थी, क्योंकि उसे लगता था कि उन फोटोज पर सिर्फ उसका हक है। हाउ ने आखिरकार ऐप खोली और देखा कि वो रैंकिंग में नंबर 4 पर है। कमेंट्स में औरतें उसे हॉट और कमाल कह रही थी। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि उसे फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत हैंडसम है। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट वालों ने भी कमेंट किया कि उन्हें गर्व है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत मर्द उनके यहाँ खाना खाने आया। हाउ के तो होश उड़ गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर भी उसने खुद को तसल्ली दी कि ये सब बस कुछ दिनों का शोर है। उसने रिलैक्स होने के लिए एक गेम की लाइव स्ट्रीम देखनी चाहिए, पर स्क्रीन पर कुछ गंदे एड्स आने लगे, जिन्हें उसने तुरंत डिलीट कर दिया। शुक्र है कि गेमिंग वाला हिस्सा थोड़ा नॉर्मल था। उसका पसंदीदा गेम अभी भी वहां था। हालांकि अब उसकी प्रेजेंटर एक लड़की थी। उसे लगा कि जब तक वो अच्छा खेल रही है तब तक कोई बात नहीं। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, चूंकि वो अब बड़ा हो चुका है तो क्यों न वो अपनी खुद की लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू करे। अपनी स्किल्स के साथ ये राइटिंग के मुकाबले पैसे कमाने का आसान रास्ता होगा। वो ये सोच ही रहा था कि उसकी बहन किन शिन अंदर आ गई। उसने बताया कि उसने पूरा दिन रिसर्च इंस्टीट्यूट में बिताया, फिर भी उसे खबर मिल गई कि उसका छोटा भाई इंटरनेट सेंसेशन बन गया है।
हाओ को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसे भी पता चल गया। किनशिन ने पूछा कि क्या वो आज ईलोंग के साथ बाहर गया था। हाओ को लगा कि शायद वो गुस्सा होगी, पर उसने सच बोल दिया कि वे नए कपड़े लेने साथ गए थे। वो उसके एकदम करीब आ गई, उसे अपनी जगह से हिलने तक का मौका नहीं दिया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने पूछा, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? हाओ थोड़ा हिचकिचाया पर फिर बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और अगर ऐसा होता भी है तो उसे खुद पर भरोसा है कि वो अपनी रक्षा कर सकता है। किनशिन को लगा कि हाओ बहुत नादान है। उसने बताया कि इस दुनिया की औरतें उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा डरावनी हैं। बात करते हुए उसने बड़े प्यार से उसे छुआ और याद दिलाया कि वो अपने पिता का इकलौता बेटा है। अगर उसे कुछ हुआ तो वो माता पिता को क्या जवाब देगी? उसने चेतावनी दी कि अगर कोई अनजान औरत उसे फिर कभी परेशान करे तो वो तुरंत उसे बताए। उसने ये भी कहा कि वो उसे बताकर बाहर जाया करे कि वो कहाँ जा रहा है। किनशिन उसके इतने करीब आ गई कि हाओ को लगा अगर वो नीचे देखेगा तो सीधे उसके सीने से जा टकराएगा। थोड़े इंतजार के बाद वो आखिरकार पीछे हटी और जाने के लिए मुड़ी, पर फिर वो रुकी और बोली कि एक आखिरी बात है। बिना पूछे उसने हाओ का फोन अपने हाथ में ले लिया और पता नहीं क्यों इससे हाओ को थोड़ी घबराहट होने लगी। अगले दिन औरतों का एक ग्रुप हाओ के स्कूल के बाहर इकट्ठा हो गया। झाड़ियों में छिपकर हाओ उनकी बातें सुनने लगा कि वो अचानक कहाँ गायब हो गया। वे कह रही थी कि वो यही कहीं छिपा होगा और उन्हें उसे ढूंढना ही होगा, क्योंकि आजकल ऐसे सुंदर और डैशिंग मर्द बड़ी मुश्किल से देखने को मिलते हैं। झांग हाओ एक एक शब्द सुन रहा था और उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। उसने तुरंत फोन निकाला और मदद के लिए ईलोंग को कॉल किया, पर इससे पहले कि हाओ कुछ बोल पाता, ईलोंग चिल्लाया, भाई तू घर पर ही रह, स्कूल आने की गलती मत करना। कल की खबर के बाद वहाँ भारी भीड़ जमा हो गई है। अब जब सबको पता चल गया है कि झांग हाओ इसी स्कूल का स्टूडेंट है, तो लड़कियों का पूरा मेला उसे घेरने और उसे अपनी आंखों में बसाने के लिए उमड़ पड़ा है। हाओ को अपनी फूटी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। वो तो बस थोड़ी शांति और इस अजीब दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता चाहता था। यहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे सब उसे कच्चा चबा जाना चाहते हैं। ईलोंग ने सलाह दी कि आज की छुट्टी कर ले और इस बवाल से दूर रहे। वैसे भी स्कूल में पहले ही बहुत से लोग उससे चिढ़ते थे और अब तो पूरी दुनिया की नजर उस पर है। झांग हाओ वहाँ से जितना तेज हो सके भागा और अपनी बहन किनशिन को खबर दी। उसने उससे गुजारिश की कि वो पापा को मना ले ताकि उसे स्कूल न जाना पड़े। यहाँ तक कि उसकी बहन ने भी कहा कि घर जाओ और बाकी सब भूल जाओ। अब घर पर वो इतना बोर हो गया कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने सोचा कि क्यों न इस मौके का फायदा उठाकर गेमिंग और लाइव ब्रॉडकास्टिंग की प्रैक्टिस की जाए। चूंकि वो 18 साल का हो चुका था, उसे लगा कि पार्ट टाइम नौकरी करने के बजाय गेम खेलकर पैसे कमाना बेहतर है। वैसे भी अपनी पिछली जिंदगी में वो गेमिंग का बेताज बादशाह था। वो अपने पसंदीदा गेम में घुसा और देखा कि भले ही सारे कैरेक्टर्स बदल गए हैं, पर नियम वही पुराने हैं। ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ ही मिनटों में वो दूसरे खिलाड़ियों के छक्के छुड़ा रहा था और उसे लगा कि उसकी पुरानी फुर्ती अभी भी बरकरार है। ताकतवर होने का ये एहसास बुरा नहीं था। उसे अपनी तेज रफ्तार और स्किल्स बहुत पसंद आ रही थी। गेम के छोटे से आइकॉन को देखकर उसे यकीन हो गया कि उसकी काबिलियत कहीं नहीं गई है। उसका मन बार बार खेलने को कर रहा था। उसने पूरी दोपहर गेमिंग में बिता दी और जब वो आखिरकार थक गया तो उसे लगा कि वो अब मैदान में उतरने के लिए तैयार है। उसने तय किया कि वो आज रात अपनी पहली लाइव स्ट्रीम शुरू करेगा। डिनर के बाद जब उसके माता पिता सोफे पर एक दूसरे में खोए हुए थे, उसने बहाना बनाया और अपने कमरे में चला गया। उसकी बहन किनशिन उसे बड़े गौर से देख रही थी। झांग हाओ ने अपनी पहली लाइव स्ट्रीम शुरू की और माना कि वो थोड़ा नर्वस है। उसने समर बीच गेम शुरू किया और देखा कि उसके साथ जो खिलाड़ी मैच हुआ है वो बड़ा अजीब है। वो खिलाड़ी साए की तरह हर जगह उसका पीछा कर रहा था। उस खिलाड़ी ने उससे पूछा कि क्या उसने उसे हराने के लिए स्वॉर्ड्समैन लीथल का इस्तेमाल किया है। झांग हाओ पीछा छुड़ाने के लिए उस कैरेक्टर को एक ही झटके में गेम से बाहर कर देता है। तुरंत उसे उसी इंसान का मैसेज आता है जो यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो इतनी आसानी से हार गई। दूसरी तरफ एक लड़की थी। वो एक किताबी कीड़ा थी जो गेम खेल रही थी और अपनी हार का ठीकरा खराब व्यू पर फोड़ रही थी। उसका दावा था कि इस लेवल का कोई भी खिलाड़ी उसे तब तक नहीं हरा सकता जब तक वो हैकिंग न कर रहा हो। वो खुद को गेमिंग की उस्ताद मानती थी और बोली, अगर मैं हार गई तो मैं अपना कंप्यूटर बेच दूंगी और गेमिंग छोड़ दूंगी। दूसरे खिलाड़ियों ने झांग हाओ के कैरेक्टर की जासूसी शुरू कर दी कि आखिर यह है कौन। पर ई स्पोर्ट्स में जेंडर नहीं दिखता, इसलिए कोई नहीं बता पाया कि खेलने वाला लड़का है या लड़की। फिर भी जिस लड़की को उसने हराया था वो मानने को तैयार नहीं थी। वो कहने लगी कि आजकल बहुत से लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाकर खुद को आइडल बताते हैं
ताकि गेम में घुस सके। ग्रुप चैट शिकायतों से भर गई और हाउ सब कुछ पत रहा था। वो सोच रहा था कि जब उसने कुछ गलत नहीं किया तो सब उसे बुरा क्यों कह रहे हैं। लोग उसे टीम में शामिल होने की रिक्वेस्ट भेजने लगे, पर हाउ ने सबको मना कर दिया। उसने साफ कह दिया कि वो सोलो खेलता है। बाकी खिलाड़ियों ने उसे तुरंत घमंडी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि एक लड़का होकर इसमें इतना एटीट्यूड है। सबने कसम खाई कि वे उसे सबक सिखाएंगे। उनका दावा था कि अगली बार वो लड़कियों के गेम में लड़का बनकर घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। यहाँ तक कि वही पुरानी लड़की जिसे उसने हराया था, उसने उसे फिर से चैलेंज किया। झांग हाउ ने बिना डरे चैलेंज कबूल किया और अपनी रफ्तार से उसे पलक झपकते ही धूल चटा दी। इस बार उसे समझ आ गया कि उसका पाला किसी बहुत बड़े खिलाड़ी से पड़ा है। उसने फौरन अपने फैंस से कहा कि उस पर हमला न करे। शायद वो कोई नया लड़का है जिसे नहीं पता कि गेम में हैकिंग को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। हाउ को लगा कि शायद वो सही कह रही है, शायद दूसरी तरफ वाला खिलाड़ी अच्छा है। पर तभी उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए। स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा आइकॉन दिखा रहा था कि उसकी लाइव स्ट्रीम में अचानक दर्शकों की बाढ़ आ गई है। चैट बॉक्स मैसेजेस से भर गया। सब उसका चेहरा देखने की जिद कर रहे थे। कुछ ने तो यहाँ तक धमकी दे दी कि अगर उसने चेहरा नहीं दिखाया तो वे उसे रिपोर्ट कर देंगे। कईयों को लगा कि वो बस एक छोटा बच्चा है, इसलिए वे सबूत मांग रहे थे। झांग हाउ ने अपना माइक ऑन किया और अपनी असली आवाज में बोला। उसने साफ साफ कहा कि वो एक मर्द है और वही ये गेम खेल रहा है। पर लड़कियों को फिर भी यकीन नहीं आया। वे हंसने लगी और बोली कि कोई भी मर्द इतने शानदार तरीके से वीडियो गेम नहीं खेल सकता। झांग हाउ ने उनसे पूछा कि उन्हें उसकी स्ट्रीम मिली कैसे, क्योंकि उसने कोई हैक इस्तेमाल नहीं किया है। उसने आगे कहा कि अगर यकीन नहीं आता तो गेम में आकर उसका सामना कर लो। अचानक पूरी चैट का माहौल ही बदल गया। किसी ने गुजारिश की कि वो कैमरे पर अपने हाथ दिखाए। सब देखना चाहते थे कि आखिर ये खिलाड़ी है कैसा। झांग हाउ ने देखा कि उसके व्यूअर्स की संख्या 37 लाख पहुंच गई है। उसे एहसास हुआ कि गेमिंग मॉडरेटर्स ने उसकी स्ट्रीम को मेन फीड में डाल दिया है। पहली बार उसे रोमांच महसूस हुआ। उसने कैमरा ऑन किया और अपने हाथ दिखाते हुए कहा कि अब साबित करने को कुछ नहीं बचा है। चैट में जैसे धमाका हो गया। लोग उसके हाथों पर हाथ भेजने लगे और कहने लगे कि उसके हाथ कितने सुंदर हैं। वही पुरानी लड़की जिसे उसने हराया था, वो एक ठंडी सांस भरकर बोली कि अगर उसे पता होता कि वो ऐसे किसी इंसान के खिलाफ खेल रही है तो वो लड़ने के बजाय उससे दोस्ती कर लेती। लोग उसके हाथों की नसों की तारीफ करने लगे और हाउ हैरान था कि लोगों को ये सब इतना पसंद कैसे आ रहा है। दूसरा राउंड शुरू होने वाला था, इसलिए हाउ ने चैट बंद कर दी क्योंकि इतने सारे मैसेजेस से गेम लैग हो रहा था। उसी वक्त एक बड़ी कंपनी की बिल्डिंग में बैठी एक रहस्यमयी लड़की बड़े ध्यान से उसकी लाइव स्ट्रीम देख रही थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये नया स्ट्रीमर बहुत नाम कमाने वाला है और अगर कंपनी इसे साइन कर लेती है तो ये कमाई का एक बड़ा जरिया बन जाएगा।